मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। पिछले लेक्चर की तरह आ जाओ मेरे नन्नू, मेरे सुग्गा, मेरे सब कुछ, मेरी दुनिया, आ जाओ आ जाओ, है ना। चलो लिखो कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल रुका ला 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 और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। चलो आवाज अच्छा नहीं है फिर भी गुनगुना लेते हैं। द वर्क डन बाय फोर्स, एकदम आ जाओ एनर्जी स्टेट में। द वर्क डन बाय फोर्स एग्जाम्पल, या आप ऐसे लिख सकते हो द वर्क डन बाय सच टाइप ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो भी लिख रहे हैं एग्जाम्पल ना, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, पढ़ाए थे ना स्प्रिंग फोर्स, F बराबर -kx, है ना, वही वाला स्प्रिंग फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, या इसी को इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ये 12th में पढ़ोगे, है ना। और भी सारा। द वर्क डन बाय फोर्स, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन हो, या स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन हो, या इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा वर्क डन हो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, है ना। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, मतलब जिस फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है, अगर वो फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो वह कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। सारा चीज का प्रूफ देखेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। या हम बोल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है और एनर्जी कंजर्व है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो वहां पे जो फोर्स यूज होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। या कहीं भी वर्क डन हो रहा है, कहीं भी वर्क डन हो रहा है और वो क्लोज पाथ में हो रहा है। क्लोज पाथ का मतलब हो गया जहां से चलना शुरू किया वहीं पहुंच गया, ए से बी गया और बी से ए आ गया, तो ये क्लोज पाथ हो गया। हम घर से मार्केट गए और मार्केट से घर आ गए, तो जहां भी क्लोज लूप होगा, क्लोज पाथ होगा, क्लोज कर्व होगा, वहां पे वर्क डन अगर 0 आ गया तो वहां पे जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। या कंजर्वेटिव फोर्स तब होगा जब इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब ऐसा फोर्स जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ये चारों में से कोई भी हो सकता है, इसको नोट कर लें, बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे मजेदार तरीके से जल्दी, है ना। मेनली आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ये अगले लेक्चर में जानेंगे कि एनर्जी क्यों बराबर रहती है। जब वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पढ़ाएंगे तो ये चौथा मेथड जानेंगे। तो ये 4 मेथड से हम बोल सकते हैं वहां पे फोर्स कंजर्वेटिव होगा। जब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करे, जब किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो कंजर्वेटिव। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा तो कंजर्वेटिव। वर्क डन हो रहा है किसी क्लोज पाथ में और उसका वैल्यू 0 आ जाए तो कंजर्वेटिव। या इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड करता है तो वह हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा। क्लियर। चलिए आज ये 3 चीज के बारे में चर्चा करेंगे। देखा जाए तो ये और ये टर्म सेम ही है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। आइए नोट कर लिया आप लोग, है ना, पॉज करके नोट किया कीजिए। चलिए आगे, चले रे चोखवा नुआ रे मुनमो नमर गोलू मोलू मटमोलू, चले चलो। जैसे हम बोले कि कोई बॉडी ए से बी गया, एक रास्ता से गया, दूसरा रास्ता से गया, तीसरा रास्ता से गया,
अगर हम बोलेंगे कि वर्क डन फ्रॉम पाथ 1 बराबर वर्क डन फ्रॉम पाथ 2 बराबर वर्क डन फ्रॉम पाथ 3, वो ए से बी तीनों रास्ता से गया, सीधा गया, टेढ़ा गया, टेढ़ा गया, क्लियर। जितना वर्क डन पहला पाथ से आ जाए उतना ही वर्क डन दूसरा पाथ से आ जाए, उतना ही वर्क डन तीसरा पाथ से आ जाए, तो आपस में सब बराबर होगा। अब बराबर तब होगा जब वर्क डन जिस फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है वो फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तभी बराबर होगा, क्लियर। इस चीज को भी हम प्रूव करेंगे। तो ये चीज सामने आएगा कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, तो आप कैसे भी जाइए आंसर सेम आएगा। जैसे मान लो अभी कोई बॉडी मेरे सर पे है और यहां से मुझे अमेरिका जाना है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स होना चाहिए। मान लो हम जहां पे खड़े हैं वो इनिशियल है और फाइनल अमेरिका पहुंचना है किसी पॉइंट पे। तो अगर हम यहां से अमेरिका 1000 रास्ता से जाएंगे तो भी वर्क डन सेम होगा, अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तब। क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हम ए से भी ऐसे जाएं, ए से भी ऐसे जाएं, ए से भी हम कैसे भी जाएं, कोई मतलब नहीं है, आंसर सेम आएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ही नहीं करता है पाथ पे। आइए प्रूव करते हैं चीजों को है ना। चलो आइए प्रूव करते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, बहुत सारे तरीकों से प्रूव करेंगे। एक पाथ है मान लो 1, दूसरा पाथ है 2, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि हम ए से बी पहला पाथ से जाएं, पहला रास्ता से जाएं, ए से बी हम दूसरा रास्ता से जाएं, आंसर सेम आएगा। चलिए लिखते हैं। मान लो हम लिखिए वर्क डन ए से बी, कोई भी फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ ए से बी। अभी फोर्स का नाम हम कंजर्वेटिव नहीं देंगे, अगर बराबर आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम पाथ 1 बराबर वर्क डन फ्रॉम पाथ 2, तब बोलेंगे ये कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा। तो वर्क डन ए से बी फ्रॉम पाथ 1, वर्क डन ए से बी हो रहा है पहला पाथ से, तो ए से बी गए पहला पाथ से और बी से ए आए दूसरा पाथ से, प्लस वर्क डन बी से ए दूसरा पाथ से। मान लो किसी ब्लॉक को हम, किसी बॉडी को हम ए से बी ले गए पहला पाथ से और फिर बी से ए लाए दूसरा पाथ से, तो वर्क डन ए टू बी फ्रॉम पाथ 1 प्लस वर्क डन बी टू ए फ्रॉम पाथ 2। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी इसलिए जोड़ दिए, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी इसलिए जोड़ दिए, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा आंसर जी? क्यों? हम जहां से चलना शुरू किए वहीं पहुंच गए ना। ए से बी गए फिर बी से ए आए, तो वर्क डन तो जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। ए से बी जितना गए उतना बी से ए आ गए, या ऐसे समझ लो ए टू बी गए फिर बी टू ए आए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो कोइंसाइड हो गया। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो गया, क्योंकि जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन भी नहीं होगा, इसलिए जीरो लिख देंगे। सिंपली जहां से चले वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन जीरो। इसी को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन ए टू बी फ्रॉम पाथ 1 बराबर, ये प्लस वाला टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वर्क डन बी टू ए फ्रॉम पार्ट 2, इसको इक्वेशन ऑफ 1 मान लीजिए। कुछ नहीं किए, किसी ब्लॉक को हम ए से बी ले गए पहला रास्ता से, फिर उसी ब्लॉक को बी से ए लाए दूसरे रास्ता से, तो जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो, इसको इक्वेशन में लिख दिए। फिर इसको हम सेकेंड फॉर्म में लिख दिए, प्लस को इधर ले जाके माइनस कर दिए। अब क्या करें, अब क्या करें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब क्या करें, वर्क डन बी टू ए फ्रॉम सेकेंड पाथ। अब दूसरा बार क्या किए, ब्लॉक को हम क्या किए, ब्लॉक को हम ए से बी ले गए, ब्लॉक को हम ए से बी ले गए सेकेंड पाथ से, और फिर बी से ए लाए सेकेंड पाथ से, प्लस वर्क डन बी टू ए फ्रॉम सेकेंड पाथ। पहला बार में क्या किए थे, पहला बार में क्या किए थे, ए से बी गए थे पहला पाथ से और बी से ए आए थे दूसरा पाथ से। सेकेंड बार में क्या किए, ए से बी भी गए सेकेंड पाथ से और बी से ए भी आए सेकेंड पाथ से। दूसरा बार में क्या किए, गए भी सेकेंड पाथ से, आए भी सेकेंड पाथ से, लेकिन फाइनली तो ए से बी गए और बी से ए आए, जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। गए और आ गए, ए से बी गए फिर बी से ए आए, जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम पार्ट 2, ये वाला प्लस वाला टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वर्क डन बी टू ए, माइनस वर्क डन बी टू ए फ्रॉम पार्ट 2, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और 2, ध्यान से देखो, क्या दोनों का RHS सेम है? इक्वेशन 1 और 2 का RHS सेम है, RHS सेम है दोनों का, है ना, दोनों का RHS सेम है, तो LHS भी सेम होगा। तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हो सकता है कि लाल कलम से ना दिखे, इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि दोनों का RHS सेम है, तो LHS भी सेम होगा। तो लिख सकते हैं वर्क डन ए टू बी फ्रॉम पाथ 1 बराबर होगा वर्क डन बी टू ए फ्रॉम पार्ट 2, है ना, या वर्क डन ए टू बी फ्रॉम पाथ 2। सिंपल, दोनों इक्वेशन का RHS सेम है तो LHS सेम हो जाएगा, वर्क डन ए से भी पहला पाथ से, वर्क डन ए से भी दूसरा पाथ से। तो इस प्रूफ से क्लियर हो गया कि हम ए से भी पहला पाथ से जा रहे हो या दूसरा पाथ से जा रहे हो या हजारों पाथ से जा रहे हो, हजारों रास्ता से जाएंगे, वर्क डन सेम आएगा। क्लियर? आइए और प्रूफ करते हैं, चीजों को और प्रूफ करते हैं। यहां से क्लियर हुआ ना कैसे किए? समरी देखो इसका, क्या किए, ए से बी जाना था, तो एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, तो ए से बी गए, पहला बार में क्या किए, ए से बी गए पहला पाथ से और बी से आए दूसरा पाथ से, तो जहां से गए वहीं पहुंच गए, तो वर्क डन 0 हो गया। यहां से इक्वेशन 1 बना लिए। दूसरा बार में क्या किए, ए से बी गए दूसरा पाथ से और आए भी बी से दूसरा पाथ से, यहां से दूसरा इक्वेशन बना लिए। RHS सेम है, दायां पक्ष सेम है, तो बायां पक्ष भी सेम हुआ। सेम होने से पता चल गया हम ए से बी गए पहला पाथ से, पहला रास्ता से, और ए से बी गए दूसरा रास्ता से, आंसर सेम आ गया। हाँ, आइए सेकेंड प्रूफ, इसको लिख लो, ये जनरल प्रूफ हो गया। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेके प्रूफ करते हैं, है ना, मजा आने वाला। चलते हैं, मजा आएगा। चलो मितवा इन ऊंची नीची राहों में कहीं हम खो न जाएं। चलो मितवा इन ऊंची नीची राहों में। मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, नाम है ABC, और कोई ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, M मास का ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक को हम A से C ले गए, ये पहला पाथ से, और एक बार ले गए A से B होते हुए B से C, ये दूसरा पाथ है। मतलब ले जाना A to C ही है, चाहे ऐसे ले जाओ चाहे ऐसे ले जाओ। तो इसमें डायरेक्ट हो रहा है A to C, ये पहला पाथ है और ये दूसरा पाथ है। प्रूव करना है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, कैसे नहीं करता है। तो यदि हम इस रास्ते से जाएं तो जो वर्क डन का आंसर आए, अगर वही आंसर इस रास्ते से आ जाए तो मान जाएंगे कि कंजर्वेटिव है, अब वाकई पे पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर हम इस ब्लॉक को A से C ले जाएं, जितना वर्क डन आएगा, अगर उतना ही वर्क डन हम इस रास्ते से ले जा रहे हैं, इस रास्ते में क्या A से B गए और B से C, अगर उतना ही वर्क डन इस सेकेंड रास्ते से आया तो मान जाएंगे पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आइए चेक करते हैं। वर्क डन A to B फ्रॉम पाथ 1, A to C ना, A to C लिखेंगे। वर्क डन फ्रॉम A to C फ्रॉम पाथ 1, देखिए कितना आता है, ठीक है। तो मान लो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इसमें इंक्लाइन वाला फोर्स कितना लगता है, इंक्लाइन वाला फोर्स ब्लॉक का मास में तो इधर लगेगा mg sin थीटा, मान लो ये थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट मान लो यहां से s हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंक्लाइन में फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है। क्लियर? और सुन लो, यहाँ पे ग्रेविटी वाला फोर्स की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी को ग्रेविटी वाला फोर्स बोलते हैं, धरती मैया वाला फोर्स बोलते हैं, मास वाला फोर्स बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो ले जा रहा है कोई एक्सटर्नल एजेंट, तो हमको एक्सटर्नल एजेंट के रिस्पेक्ट में वर्क डन नहीं निकालना है,
बॉगडन निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, mg sin थीटा। तो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो जब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो बॉगडन निगेटिव फोर्स mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट s आ गया। तो बॉगडन A to C हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ये भी ध्यान रखना कि बॉगडन A to C फ्रॉम पाथ 1 किस फोर्स के द्वारा, तो ग्रेविटी वाला फोर्स के द्वारा या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ये भी ध्यान रखना। A to C कोई एक्सटर्नल एजेंट ले जा रहा है इस बॉडी को, तो हम एक्सटर्नल एजेंट के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट कितना है, mg sin थीटा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो आया mg sin थीटा, इसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होता है माइनस लगा देते हैं, फोर्स mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट s। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, ये तो डायरेक्ट हो गया। ध्यान से देखो mg किधर लगता है, mg ऐसे लगता है, ये mg का लाइन है, ये डिस्प्लेसमेंट का लाइन है। वर्क डन तब होता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग हो या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के लॉन्ग हो। mg फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये थीटा है, ये कितना है 90। तो ध्यान से देखो इस फोर्स का इस पे कंपोनेंट क्या होगा, ध्यान से देखो, ऐसे देख लो, बॉगडन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, बॉगडन बाय ग्रेविटी वाला फोर्स mg डॉट डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखना, इतना सारा तरीका बताएं बॉगडन निकालने का, देख सकते हैं आप। बॉगडन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ग्रेविटी वाला फोर्स mg डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट बने cos थीटा, mg s cos थीटा कितना होगा बताओ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, ये 90, ये थीटा, 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, ये हो जाएगा माइनस mg है ना s sin थीटा या mg sin थीटा s, जो बोलो आंसर सेम आएगा। सिंपल। बॉगडन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी वाला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट माने cos थीटा, और थीटा कितना है, थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। mg वाला फोर्स ऐसे लगता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल पे है, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल पे है, ये 90 और ये थीटा, 90 प्लस थीटा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, आ जाएगा माइनस mg sin थीटा s। क्लियर, माइनस mg sin थीटा s। क्लियर, सिंपल। या आप कंपोनेंट ले लो तो भी आंसर सेम आएगा। चलो, तो ए से सी जो बॉगडन हुआ है पहला पाथ से ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, फिर से सुनना, ए से सी वर्क डन ए टू सी फ्रॉम पाथ 1, वर्क डन ए टू सी फ्रॉम पाथ 1 किसके द्वारा, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्क डन ए टू सी फ्रॉम पाथ 1 बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mg sin थीटा। ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो, आंसर सेम आएगा। अब हमको क्या निकालना है, वर्क डन ए टू सी फ्रॉम पार्ट 2। तो पार्ट 2 में तो दो रास्ता है ना, एक ए से बी जाएंगे और एक बी से सी जाएंगे। तो आइए निकालते हैं। ला 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 आइए निकालते हैं, देखो ध्यान से। अब सोचो हमें निकालना है वर्क डन ए टू सी, वर्क डन ए टू सी सेकेंड पाथ से, वर्क डन ए टू सी सेकेंड पाथ से। ये तो दो भाग में बढ़ जाएगा। सेकेंड पाथ में तो दो पॉइंट है ना, पहले ए से बी जाएंगे फिर बी से सी जाएंगे। तो इसको लिख देंगे वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी, इसको लिख देंगे वर्क डन बी टू सी। ठीक है, देख ए से बी में तो कोई वर्क डन हुआ ही नहीं, क्योंकि जब बॉडी को हम ए से बी ले जाएंगे तो mg वाला फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो इसका तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अरे जो ब्लॉक को आप ऐसे ले जा रहे हो ना, अब इसको आप ऐसे ले जाना है, ऐसे ले जाना है, ऐसे ले जाना है। तो मान लो ब्लॉक ऐसे चलेगा तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x के लॉन्ग और mg लग रहा है उसके परपेंडिकुलर। तो जब डिस्प्लेसमेंट के फोर्स परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। देखो अगर ब्लॉक को आप ऐसे ले जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, अब फोर्स ऐसे लग रहा है, क्योंकि आपको फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है। तो ए से बी में तो वर्क डन हुआ ही नहीं, सिंपल। और बी टू सी में देखो ध्यान से, बी टू सी में क्या होगा, बी टू सी में क्या होगा, सोच। ब्लॉक को पहले ए से बी लाए, ए से बी वर्क डन हुआ नहीं, क्योंकि ए से बी में डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है। बी टू सी में क्या होगा, सोच। mg नीचे लगेगा,
mg नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो, ये s, ये थीटा, ये हो जाएगा s sin थीटा, ये s sin थीटा होगा। नहीं, इस s का थीटा के लो, इधर हो जाएगा s cos थीटा, ये हो जाएगा s sin थीटा। और ये डिस्प्लेसमेंट का लाइन है ना, डिस्प्लेसमेंट का लाइन यहां से थीटा एंगल पे है, इसका दो कंपोनेंट, इधर s cos थीटा, इधर s sin थीटा, सिंपल। और mg वाला फोर्स कहां लगेगा, नीचे। mg वाला फोर्स कहां लगेगा, नीचे। तो सोचो ग्रेविटी वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो निगेटिव हो जाएगा ना, माइनस फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट s sin थीटा आ गया, mg s sin थीटा आ गया आंसर। माइनस mg s sin थीटा बोलो या माइनस mg sin थीटा s बोलो, आ गया आंसर से। अरे sin थीटा पहले लिखो, s बाद में लिखो, या s पहले लिखो sin थीटा बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम पाथ 1 बराबर वर्क डन फ्रॉम पाथ 2 है, आंसर सेम आया। a से c ले गए तो भी आंसर आया माइनस mg sin थीटा s, और a से b ले जाके फिर b से c ले गए तो भी वर्क डन आया माइनस mg sin थीटा s या माइनस mg s sin थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम पाथ 1 बराबर वर्क डन फ्रॉम पाथ 2, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा है, मतलब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है वाकई में। चूंकि वर्क डन आया है सेम, वर्क डन इसलिए सेम आया क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं किया, अब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलेंगे, CF है ना, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। नोट करो सारा चीज को, उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से, क्लियर। अभी और सारा चीज जानेंगे, बात आई समझ में। A से C ले गए तो भी वर्क डन सेम आया, और A से B होते हुए C ले गए तो भी वर्क डन सेम आया, माइनस mg s sin थीटा या माइनस mg sin थीटा s। क्लियर, अच्छे से नोट करना, ओके। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट। अब है एक बात और ध्यान दिया होगा, एक बात और ध्यान दिया होगा कि हम यही पाथ लिए, यहां तक चीजें क्लियर हो गए। बॉडी तो ए से सी ही जा रहा था, बॉडी तो ए से सी ही जा रहा था, है कि नहीं। बॉडी तो ए से सी ही जा रहा था, चाहे तुम ए से सी डायरेक्ट ले जाओ, चाहे ए से बी होते हुए सी ले जाओ। तो एक बात तो कॉमन हो गया ना कि बॉडी जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड कर रहा है, कोई मतलब नहीं है पाथ से। हम ए से सी ले गए तो भी वर्क डन हुआ माइनस mg s sin थीटा, और ए से बी होते हुए सी ले गए तो भी वर्क डन हुआ माइनस mg s sin थीटा। क्लियर, मतलब जब भी वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होगा, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मास वाला फोर्स हो, mg वाला फोर्स हो, धरती मैया वाला फोर्स हो, जो बोलो उसी को फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्लियर, चाहे स्प्रिंग फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो, अगर वो कंजर्वेटिव है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और पाथ पे डिपेंड नहीं करता है मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ए इनिशियल और सी फाइनल है, अब कैसे भी जाओ, ए से सी ऐसे पहुंचो, ए से सी ऐसे पहुंचो, ए से सी ऐसे होते हुए ऐसे पहुंचो, कोई मतलब नहीं है, कैसा भी पाथ से जाओ। इसलिए ना बोले कि ब्लॉक को हम यहां से अमेरिका ले जाएंगे 1000 रास्ता से, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट कांस्टेंट होगा तो वर्क डन सेम आएगा। अगर दो पॉइंट के बीच में वर्क डन हो रहा है, अगर वो दोनों पॉइंट फिक्स हो रहा है ना, फिक्स है ना, तो कहीं भी हम जाएं, कैसे भी जाएं, वर्क डन सेम आएगा। आप देख सकते हो, कोई मतलब नहीं है पाथ से, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स को पाथ से कोई लेना देना नहीं, ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। क्लियर, चलिए इसका दूसरा पॉइंट था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इन क्लोज पाथ या क्लोज कर्व या क्लोज लूप बोल सकते हो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है किसी क्लोज पाथ में, तो आंसर जीरो आएगा हमेशा। एग्जांपल, अगर मान लो किसी बॉडी को, ब्लॉक को हम ए से बी ले गए, फिर बी से सी ले गए, फिर सी से डी ले गए, फिर डी से ई ले गए, फिर ई से एफ ले आए, कैसे भी अगर हम ए पे पहुंच जाएंगे
तो हमारा है ना क्लोज पाथ है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0 ही आएगा हमेशा, कैसा भी पाथ हो। अगर क्लोज है मतलब जहां से शुरू किए वहीं पहुंच गए, आंसर 0 आएगा। हम यहां से चलना शुरू किए, अभी हम जहां से पढ़ा रहे हैं उस पॉइंट से चलना शुरू किए, अमेरिका गए, अमेरिका से जापान गए, जापान से जर्मनी गए, पूरा दुनिया जहां घूम के यहां पे पहुंच गए, वर्क डन 0 होगा, है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे वो किसी भी टाइप का कंजर्वेटिव हो, क्लोज पाथ में वर्क डन हमेशा 0 होगा, है ना। ओके, आइए प्रूव करते हैं चीजों को, और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो कहने से काम नहीं चलेगा, आइए एग्जांपल लेते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखना, जैसे मान लो हम ए पॉइंट से चलना शुरू किए, ठीक है, ए से हम बी गए, बी से हम सी गए, सी से हम डी गए, फिर डी से ए आ गए, ए से बी गए, ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो क्लोज पाथ हो गया ना, तो वर्क डन 0 होगा, वर्क डन 0 होगा ये, ठीक है। और ऐसे भी अगर ए से बी गए और फिर बी से ए आ गए, मतलब ए से बी गए फिर बी से ए आ गए, तो ये भी क्लोज पाथ हो गया, यहां भी वर्क डन 0 हो जाएगा। क्लोज पाथ मतलब जहां से चलना शुरू किए वहीं पहुंच गए, ए से बी गए, ए से बी आए, फिर बी से ए गए, क्लोज पाथ है, वर्क डन 0। तो इस एग्जांपल को लिखना मत, अभी एग्जांपल ले रहे हैं उसको लिखना, ये बस समझने के लिए, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, कोई ब्लॉक को हम यहां से h हाइट पे ले गए, जमीन से h हाइट पे ले गए, ब्लॉक यहां पे आया, अब फिर उस ब्लॉक को हम ऊपर से छोड़ दिए, ब्लॉक आया h हाइट पे आया, यहां से h हाइट पे ले गए और फिर यहां से छोड़ दिए, फिर नीचे जमीन पे आया, एक बार ले गए एक बार लाए, तो टोटल वर्क डन निकालना है बाय ग्रेविटी। तो ले जाते समय वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी को जी से लिखो, सोचो नीचे फोर्स क्या लगा mg और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट h। तो जब ब्लॉक को हम h हाइट पे ले जा रहे थे तो वर्क डन नेगेटिव आया, और जब ऊपर से छोड़ दिए तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, नीचे mg फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर mgh। क्लियर, सिंपल। अरे जब ले जा रहे थे हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे लग रहा है, तो जब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन माइनस, माइनस लगा दो, फोर्स mg डिस्प्लेसमेंट h, ले जाके छोड़ दिए, तो जब छोड़ दिए तो ग्रेविटी उसको खींचा, तो फोर्स भी नीचे लगा, अब बॉडी भी नीचे आ रहा है, तो जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अब वर्क डन के लिए फोर्स mg डिस्प्लेसमेंट h। तो जाते समय वर्क डन निगेटिव हो रहा है, जब ले जा रहे थे तो निगेटिव वर्क डन हुआ, आज छोड़ दिए तो पॉजिटिव वर्क डन हुआ। क्लियर, टोटल वर्क डन क्या होगा, दोनों को जोड़ दो 0, टोटल वर्क डन क्या होगा 0। तो बताओ क्लोज पाथ हुआ कि नहीं हुआ, बॉडी को जमीन से ऊपर ले गए और फिर ऊपर से जमीन पे छोड़ दिए, क्लोज पाथ, तो वर्क डन टोटल क्या होगा 0। तो टोटल वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हो रहा है तो समझ लेना है कि नेट वर्क डन 0 आएगा। क्लियर, इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, देखो वर्क डन 0 आ रहा है, इस एग्जांपल को नोट कर लो। क्लियर, चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे छुनमन है ना, लाइव क्लास भी बहुत जल्द होगा, ठीक है। चलो आगे चलें, आगे नोट कर लिया। अच्छा, एक बात सामने आ रहा है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो A से हम B गए और फिर B से A आए, ठीक है, या ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, A से हम B गए पहला पाथ से, B से A से B गए पहला पाथ से, और A से B गए दूसरा पाथ से। तो इतना तो क्लियर हो गया कि वर्क डन हम A से B गए पहला पाथ से बराबर आएगा वर्क डन A to B दूसरा पाथ से। आंसर इसलिए सेम आएगा कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, आप A से B वर्क डन करो पहला पाथ से या A से B करो दूसरा पाथ से, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब है कि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। क्लियर, नेक्स्ट हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर मान लो कोई बॉडी, कोई पार्टिकल A से B गया और फिर B से A आ गया, तो वर्क डन 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0,
बॉगडन जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि ए से बी गया फिर बी से ए आ गया। तो क्या ये बात कहना हमेशा सत्य होगा कि क्लोज पाथ में बॉगडन हमेशा जीरो होगा? हमेशा सत्य होगा? नहीं, हमेशा सत्य इसलिए नहीं होगा कि क्लोज पाथ में बॉगडन जीरो तब होगा जब फोर्स कंजर्वेटिव होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स होगा तब नहीं होगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो, ये बोल सकते हैं। अगर पाथ क्लोज है, हम जहां से चलना शुरू कर रहे हैं वहीं पे अगर मैं फिर से पहुंच रहा हूं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो होगा क्लोज पाथ में, ये सही है। लेकिन क्लोज पाथ में बॉगडन हमेशा जीरो होगा, ये सही नहीं है। जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है फोर्स पे। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्लोज पाथ में बॉगडन भी जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। लेकिन अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो, फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो बॉगडन जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्लोज पाथ में, क्लोज कर्व में, मतलब बॉडी जहां से चलना शुरू किया वहीं पहुंच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा, चाहे फोर्स कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो। लेकिन बॉगडन हमेशा जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो जीरो होगा, कंजर्वेटिव नहीं होगा तो जीरो नहीं होगा। आइए प्रूव करते हैं इस चीजों को। एग्जांपल में फ्रिक्शन, एग्जांपल में फ्रिक्शन है ना। जैसे मान लो कोई बॉडी को हम ए से बी ले गए, ठीक है ना। मान लो ये जमीन है, सरफेस है, कोई ब्लॉक को हम ए से बी ले गए, ठीक है। कोई ब्लॉक को हम ए से बी ले गए, ऐसे बना, ये सरफेस, कोई ब्लॉक है, अभी ए पॉइंट पे है और इसको बी पॉइंट पे ले गए, ठीक है। एम मास का ब्लॉक था तो इसका डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, तो बॉगडन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? माइनस एफ एस। क्योंकि अगर इसको कोई ए से बी ले जा रहा है तो जो ले जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में बॉगडन पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो ले जा रहा है वो फोर्स भी आगे लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में बॉगडन पॉजिटिव होगा। लेकिन पूछा क्या जा रहा है? जब भी बॉगडन पूछे ना तो ये बात का ध्यान रखना है कि बॉगडन किस फोर्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में। तो फ्रिक्शन कहां लगता है? पीछे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? आगे। तो जब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो बॉगडन निगेटिव, निगेटिव लिख दो। फोर्स फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन लिखो, जो है वो लिखो, डिस्प्लेसमेंट एस। तो ए से बी गए तो बॉगडन निगेटिव। अब मान लो इसी रास्ता से हम बी से ए लाए, इसी रास्ता से हम बी से ए लाए, जब ले गए तो बॉगडन बाय फ्रिक्शन जो था वो था माइनस एफ एस। और जब हम बी से ए लाए, ले गए, तो लाते समय क्या होगा? फ्रिक्शन पीछे होगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, तो अगेन बॉगडन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? माइनस एफ एस। पहले ए से बी ले गए, पहले ए से बी ले गए तो बॉगडन बाय फ्रिक्शन माइनस एफ एस। अब फिर हम बी से ए लाए, तो जब लाएंगे हम तो मेरा फोर्स आगे, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, तो फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में बॉगडन क्या होगा? वो तो पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फिर निगेटिव, तो नेट बॉगडन क्या होगा? जीरो। टोटल बॉगडन क्या होगा? माइनस 2fs। कहां जीरो आया? आया जीरो नहीं। मतलब फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ पे डिपेंड करने लगा। अगर नहीं डिपेंड करता तो आंसर जीरो आता है ना। कहां ये दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आएगा? नहीं, नहीं जीरो आएगा। तो ये बोलना नहीं है कि किसी भी हालत में अगर हम ए से बी गए और बी से ए आएंगे तो बॉगडन जीरो होगा, नहीं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बॉगडन जीरो नहीं है। बॉगडन जीरो कब होगा? जब फोर्स कंजर्वेटिव होगा। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो नेट बॉगडन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। क्लियर? तो इसको ऐसे करके लिखेंगे हम लोग। इसको नोट मत करो, इसको अच्छे से हम नोट करवा देते हैं, ठीक है ना। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ठीक उल्टा हो जाएगा। अरे जो कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पाथ, ये डिपेंड करेगा पाथ पे, इट डिपेंड्स ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करेगा, है ना। इसका वर्कडन किसी क्लोज पाथ में जीरो नहीं होगा, इसका वर्कडन किसी क्लोज पाथ में जीरो नहीं होगा। जो कंजर्वेटिव नहीं होगा वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड करेगा। क्लियर? कंजर्वेटिव के द्वारा क्लोज पाथ में वर्कडन जीरो होगा, इसके द्वारा वर्कडन जीरो नहीं होगा। क्लियर? कंजर्वेटिव में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा, यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं होगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी अगले लेक्चर में भी मिलेगा, एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। मेनली 2 पॉइंट को लेकर चलेंगे। इट डिपेंड्स ऑन पाथ,
इसका मतलब है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर? एग्जांपल में हो जाएगा फ्रिक्शन, एग्जांपल में हो जाएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन या एनी रेजिस्टिव फोर्स, एयर ड्रैग, हवा वाला फोर्स, दैट मीन्स एनी रेजिस्टिव फोर्स। विस्कस फोर्स भी हो जाएगा, पानी के लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स होता है वो भी एक टाइप का फ्रिक्शन ही है, फ्लूइड फ्रिक्शन, वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो एग्जांपल में फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, एनी टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स लिख दो जो अपोज करता है, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसको रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं। एग्जांपल में फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, विस्कोसिटी, एक लाइन में लिख दो एनी टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, एनी टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, कोई भी एनी टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। क्लियर? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा जो पाथ पे डिपेंड करता है, जिसके द्वारा बर्गडन क्लोज पाथ में जीरो नहीं होता है। क्लियर? जिसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं होता है। मतलब अगर हम ए पॉइंट पे हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है तो बी पॉइंट पे 100 जूल नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन खा जाएगा, फ्रिक्शन अपोज करता है। एग्जाम्पल में ये, ठीक है, इसको नोट करो। ओके, नोट करो, कर लिए नोट। और जो चीज हम पहले समझाए तो उसको लिख लो कि अगर कोई ब्लॉक को हम ए से बी ले गए, ए से बी ले गए, फिर बी से ए लाए, पहले ले गए फिर लाए, ठीक है ना। अभी ए पोजीशन पे है, फिर बी गया, पहले ए से बी था, फिर बी से ए, तो जाते समय बर्गडन में फ्रिक्शन था -Fs, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, आते समय फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो -Fs टोटल बर्गडन जोड़ देंगे -2Fs, जीरो नहीं है। तो जब वर्क डन बाय फोर्स जीरो नहीं आएगा किसी क्लोज पाथ में तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। एग्जांपल में फ्रिक्शन देख लो। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं कि फ्रिक्शन या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे क्यों डिपेंड करता है। पाथ पे डिपेंड किया तब ना आंसर जीरो नहीं आया। क्लियर? आइए देखते हैं, जल्दी नोट करो इसको, कर लिए नोट। नेक्स्ट मान लो हम ए से बी ले गए किसी ब्लॉक को, पहला रास्ता से, फिर हम ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, ये दूसरा पाथ हो गया। जा तो रहे ए से बी ही, तो मान लो ये दूसरा पाथ है, तो इतना तो क्लियर है कि ए से बी जितना बर्गडन यहाँ हो रहा होगा यहाँ भी उतना ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे बर्गडन फ्रॉम पाथ 1 बराबर नॉट इक्वल टू बर्गडन फ्रॉम पाथ 2, है ना, जल्दी जल्दी में हो जाता है। बर्गडन फ्रॉम पाथ 1 नॉट इक्वल टू बर्गडन फ्रॉम पाथ 2, क्यों? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड करता है। क्यों? एक्स्ट्रा हो गया ना, क्योंकि फ्रिक्शन लेंथ पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ गया ना, सेकेंड पाथ का लेंथ बढ़ गया। सोचो ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, तो बर्गडन बाय फ्रिक्शन निकाल लेंगे। अब मान लो हम ऐसे गए तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो बढ़ गया ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, तो ये लेंथ बढ़ गया ना। अब फ्रिक्शन लेंथ पे डिपेंड करेगा, अगर लेंथ बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, मतलब उसके द्वारा बर्गडन बढ़ जाएगा। क्लियर? सिंपल, इसलिए बराबर नहीं हुआ। सिंपल, लेंथ बढ़ गया ना, पहला पाथ से जो बर्गडन होगा वो दूसरा पाथ में इसलिए नहीं होगा क्योंकि लेंथ बढ़ गया। लेंथ बढ़ गया तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा, बर्गडन बढ़ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जांपल में फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, और पाथ पे जब डिपेंड करेगा तो बर्गडन सेम नहीं होगा। क्लियर? चलिए बात समझ में आया ना? देखो ना, अब सोचो जितना बर्गडन ए से बी हो रहा होगा, ये और ये तो सेम हो जाएगा। मान लो ये और ये सेम हो जाएगा, ये दोनों तो बढ़ गया ना, सेकेंड पाथ में ये और ये तो जुट जाएगा, तो सेम कैसे रहेगा? 1 का अलग होगा, 2 का अलग होगा। क्लियर? देख लो ऐसे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर। सोचो इसका और इसका तो सेम हो जाएगा, ये दोनों तो बढ़ा दिया ना, सेकेंड पाथ में ये और ये वाला वैल्यू तो बढ़ा दिया उसके बर्गडन को, इसलिए सेम नहीं आएगा। बात आई कि नहीं आई समझ में? ओके, चलिए आप बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे,
जिससे क्वेश्चन समझ में आएगा कि कंजर्वेटिव कब होगा, नॉन कंजर्वेटिव कब होगा। ये सारा चीज क्लियर है। फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का, आइए लिखते हैं फाइनल। इसको नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बहुआ, इसको नोट में लिखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स CF, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स NF। पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो कंजर्वेटिव, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कंजर्वेटिव, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्या हो जाएगा, पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। वर्क डन इन क्लोज साइकिल, क्लोज पाथ, यहां 0 होगा। वर्क डन बाय क्लोज पाथ नॉट इक्वल टू 0। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, इसको पाथ से लेना देना। तीसरा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा, जिसका प्रूफ हम लोग अगले लेक्चर में भी देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में। यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सिंपल, ये दोनों में अंतर है। और ये तीसरा पॉइंट हम लोग जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो डिटेल से जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मेनली ये सब पॉइंट पे चर्चा की। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, इसको कर लिए नोट, है ना। चलिए अब क्वेश्चन दे देगा इक्वेशन में, अब बोलेगा पता कीजिए कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि F बराबर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव, बताइए। कुछ नहीं करना है, चेक करने के लिए पहला पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ Fx विथ रिस्पेक्ट टू, इसको डेवा बोलते हैं या डेल बोल सकते हो, डेवा ऐसे बोला जाता है डेवा, लेकिन बोलचाल की भाषा में डेल बोल सकते हो, बराबर डी Fy, है ना, डेल बोलो, डेल Fx बाय डेल y बराबर डेल Fy बाय डेल x। देखो डी मतलब डिफरेंशिएशन और डेवा या डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। चूंकि एक इक्वेशन में x y z सब है, अगर इक्वेशन एक जैसा होता है, इक्वेशन जैसे ऐसा रहता है इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहां पे डिफरेंशिएशन होता है। इक्वेशन एक जात का हो तो डिफरेंशिएशन, और एक ही इक्वेशन में डिफरेंट चीज हो तो वहां पे पार्शियल करते हैं, और पार्शियल को हम लोग डेवा, एसी को डेल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा डेल ऑफ Fy बाय डेल z बराबर डेल ऑफ Fz बाय डेल y। तीसरा डेल ऑफ Fz बाय डेल x बाय डेल ऑफ Fx बाय डेल z हो। मतलब कोई भी फोर्स दिया हुआ हो इक्वेशन में और मुझे चेक करना पड़े कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव या डिपेंड करता है x पे कि y पे, ऑप्शन भी दे देगा। पहला ऑप्शन दे देगा कि बताइए ये कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव है। दूसरा ऑप्शन दे देगा ये नॉन कंजर्वेटिव है, दूसरा ऑप्शन दे देगा ये नॉन कंजर्वेटिव है। तीसरा डिपेंड्स ऑन x, तीसरा दे देगा डिपेंड्स ऑन x, चौथा दे देगा डिपेंड्स ऑन y। बताइए कौन आंसर सही है, डिपेंड्स ऑन y। कुछ नहीं करना है, ये तीन कंडीशन को फॉलो करना है। x वाले फोर्स को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है और फिर y वाले को x में करना है। अगर LHS RHS के बराबर आ जाए तो आंसर सही है, तब कंजर्वेटिव होगा, है ना। x को y में करना है और बराबर करना है y को x में, फिर y वाले फोर्स को z में करना है और z वाला को y में करना है, फिर z को x में करना है, x को z में करना है। क्योंकि सर अब क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आइए समझाते हैं। इसको नोट करो, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं कि क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। नोट करो जल्दी, ठीक है। चलो कर लिए नोट। हम ऑप्शन मिटा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन हम मिटा रहे हैं, हाँ सब सही है। चलिए
बहुआ, नूनू, सुग्गा, अमर, सब कुछ। ध्यान से देख, ये फोर्स तीन भाग में बटाना है, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। तो ये एक्स वाला फोर्स हो जाएगा, ये कहलाएगा एफ एक्स। ये वाई वाला फोर्स हो जाएगा, ये कहलाएगा एफ वाई। ये जेड वाला फोर्स हो जाएगा, ये कहलाएगा एफ जेड। दिख रहा है अच्छे से? चलो अब देखो ध्यान से, पहला क्या है, डेल ऑफ एफ एक्स बाई डेल वाई, मतलब एक्स वाले फोर्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक्स वाले फोर्स क्या है? एक्स। एक्स वाला फोर्स क्या है? एक्स। और एक्स को वाई में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 0, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट है। ये जो x है y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब सोचो y वाले फोर्स को x में डिफरेंशिएट करना है। y वाला फोर्स क्या है? yj। यहां पे कुछ भी हो सकता है, y लिए है। y वाला फोर्स क्या है? y। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में y क्या होता है? कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन 0। सही है, मतलब सही लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ो, y वाले फोर्स को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। y वाला फोर्स क्या है? y। जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो जेड के रिस्पेक्ट में वाई तो कांस्टेंट होता है, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर क्या करना है? जेड वाले फोर्स को वाई में डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। जेड वाला फोर्स क्या है? जेड। जेड वाला फोर्स है जेड, और जेड को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई के रिस्पेक्ट में जेड कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। खत्म कहानी। मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ रहे ना, उस इक्वेशन को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। x वाले को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y वाले को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y वाले को z में करेंगे तो z वाले को y में करेंगे। फिर देखिए, z को x में करना है, z वाला फोर्स कौन है? z, और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो z के रिस्पेक्ट में x क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर क्या करना है? x वाले फोर्स को z में डिफरेंशिएट करना है, x वाले फोर्स को z में डिफरेंशिएट करना है। ओके, x वाला फोर्स क्या है? x, और x z के रिस्पेक्ट में क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तीनों का LHS RHS बराबर है, मतलब फोर्स कंजर्वेटिव होगा। बात आई समझ में? इसको हम स्लो डाउन मोशन में समझाते हैं। जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उस इक्वेशन में क्या करना? x वाले फोर्स को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। अब x के रिस्पेक्ट में y या y के रिस्पेक्ट में x, अब समझ रहे हो बात? तो जो x वाला वैल्यू दिया हुआ है, अगर y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। x को y के रिस्पेक्ट में, y को x के रिस्पेक्ट में करना है, फिर y को z में, z को y में करना है, z को x में, x को z में। तीनों का आंसर, मतलब सबका आपस में बराबर होते हैं, आंसर सेम होगा। आइए और एग्जांपल करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल से ये चीज समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो, करो नोट। चले आगे बढ़े हैं, चलिए और एग्जांपल करते हैं। मान लो फोर्स का वैल्यू है 2x i कैप, या ऐसा ले लो 2y i कैप प्लस 2x j कैप प्लस 2z k कैप, ऐसा फोर्स दिया हुआ है। ये कंजर्वेटिव है कि नहीं मुझे चेक करना है, ये कंजर्वेटिव है कि नहीं मुझे चेक करना है। ठीक है, क्या करेंगे? लिखेंगे कंडीशन डेल एफ एक्स बाई डेल वाई बराबर डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। मतलब x वाले फोर्स को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और y वाले फोर्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आइए करते हैं। सोचो x वाला फोर्स क्या है? ये x वाला फोर्स है, ये x वाला फोर्स है। x वाला फोर्स है 2y और y वाला फोर्स है 2x। सिंपल सोचो, x वाला फोर्स है 2y, 2y को y में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। आपको डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। बराबर y वाला फोर्स क्या है? 2x, 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? अब आगे चेक नहीं भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। आ गया 2 बराबर 2, तो कंजर्वेटिव होगा। आगे भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। कोई एक भी कर लोगे ना, जैसे इससे पहले वाला हम तीनों किए थे, कोई एक भी कर लिया ना, अगर एक का LHS दूसरे के RHS के बराबर है तो आंसर सेम आएगा। कोई एक भी कर लोगे तो, ऐसे मन होगा तो तीनों कर लो ना, कोई एक भी कर लोगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है ना। अब आगे हमको करने की जरूरत नहीं है। x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, y को x में किए, दोनों का LHS RHS के बराबर है, मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब क्वेश्चन में ये दे दे कि इक्वेशन है, आप बताइए कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, कुछ नहीं कीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए। पार्शियल का मतलब हो गया x वाले फोर्स को y के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, और y वाले फोर्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो आंसर सही है। मन है तो और चेक कर लो। इसका और कंडीशन है डेल ऑफ एफ वाई
बाय डेल जेड बराबर डेल ऑफ एफ जेड बाय डेल वाई। चलो चेक करो, y वाला फोर्स कितना है 2x और z वाला फोर्स कितना है 2z, ये z वाला फोर्स है, ठीक है। तो सोचो ध्यान से, डेल एफ वाई, y वाला फोर्स कितना है 2x, y वाला फोर्स कितना है 2x, 2x को z में करना है, तो z के रिस्पेक्ट में 2x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। y वाला फोर्स है 2x, 2x को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो z के रिस्पेक्ट में 2x कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब z वाला फोर्स को y में करना है, z वाला फोर्स कितना है 2z, z वाला फोर्स है 2z, यानी z वाले फोर्स को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, z वाला फोर्स है 2z, तो बताओ 2z जो है वो y के रिस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट है। अरे जब जात नहीं मिलेगा ना तो कांस्टेंट कहा जाता है। सोचो y के रिस्पेक्ट में 2z को डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों में तो जात मिला ही नहीं, जात नहीं मिला तो कांस्टेंट, यानी y के रिस्पेक्ट में 2z कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। लो LHS बराबर RHS, खत्म। अगर एक मिल गया ना बेटा तो आगे भी मिलेगा, तीनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, तीनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई एक कंडीशन चेक करोगे अगर LHS RHS के बराबर है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में, चलिए आगे। चलो इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लो, क्लियर। नेक्स्ट, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि कोई पार्टिकल को हम 0 0 से यहां पे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे लाए, फिर ऐसे लाए, ऐसे मान लो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया, और ये टोटल लेंथ L है, यहां से यहाँ L है, तो यहाँ 0 0 यहाँ L, तो ये पॉइंट हो जाएगा L0, ये पॉइंट हो जाएगा LL, मतलब ये स्क्वायर है, स्क्वायर के रूप में चलाइए, इसका पॉइंट दिया हुआ है, ये LL हो जाएगा, ये हो जाएगा 0L। अरे सिंपल, ये 0 0 है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर के रूप में चला, तो स्क्वायर का सब साइड सेम, ये x में चला तो x वाला होगा, y वाला 0, और ये x के लॉन्ग है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ 0 0, ये हो जाएगा L0, यहाँ LL और यहाँ 0L, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लो, माने तो चेक भी कर सकते हो, यहाँ x के लॉन्ग चला तो x के लॉन्ग L और y के लॉन्ग 0 हो जाएगा, क्योंकि x पे y 0 होता है। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट LL कैसे हो गया, अब यहाँ पे कैसे पहुंचा, यहाँ से चला तो पहले x में चला, फिर y में चला, x में भी L चला, y में भी L चला, तो x भी L y भी L, फिर यहाँ पहुंचा। सोच कहीं भी पहुंचा तो चला तो ओरिजिन से ना, तो ये वाला पॉइंट क्या है y के लॉन्ग है, तो y वाला कोऑर्डिनेट L होगा, x वाला 0 हो जाएगा, यह कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू दे दिया, फोर्स का वैल्यू दे दिया कुछ भी I प्लस 3yj कैप, तो बताइए कि वर्क डन बाई फोर्स यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा निकालना है। ऑप्शन दे दिया 3L, ऑप्शन बी में दे दिया -3L, सी में दे दिया 0, डी में दे दिया नन। सिंपल, ये फोर्स दे दिया, अब वर्क डन बाई फोर्स निकालना है, बोला है 3L होगा, -3L होगा, 0 होगा, नन होगा, क्या होगा। अगर कंजर्वेटिव है तो 0 होगा, और नन कंजर्वेटिव है तो 0 नहीं होगा। कहोगे ना सर जहां से शुरू किया वहीं ना पहुंच गया, तो क्लोज पाथ में तो वर्क डन 0 होगा ना बेटा, क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होगा जब फोर्स कंजर्वेटिव होगा, और क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होगा जब फोर्स नन कंजर्वेटिव होगा। तो पहले तो इसको चेक करो, अगर इससे पता चल गया कि कंजर्वेटिव है तो आंसर 0 आ जाएगा। कैसे चेक करोगे, सिंपल, डेल ऑफ fx बाई डेल y बराबर डेल ऑफ fy बाई डेल x, ये x वाला फोर्स है और ये y वाला फोर्स है। सिंपल, सोचो x वाला फोर्स किधर, x के लॉन्ग, यानी I मतलब कितना I, एक I। सोचो तो x वाला फोर्स है 1I, या मान लो ना 2I ले ली, लो 2I, तो x वाला फोर्स है 2I और y वाला फोर्स है 3I, 3yj। x वाला फोर्स है 2I कैप और y वाला फोर्स है 3yj कैप। हमें चेक करना है कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा x वाले फोर्स को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और फिर y वाले फोर्स को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो कंजर्वेटिव होगा। आइए चेक करते हैं। सोच x वाला फोर्स कितना है 2, अरे I तो डायरेक्शन को ना शो कर रहा है कि ये x के लॉन्ग है और j शो कर रहा है कि y के लॉन्ग है, x वाला फोर्स तो 2 ही है। तो बताओ
टू को डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में टू कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सिंपल। x वाला फोर्स है 2, और 2 को y के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट तो 0 होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में 2 कांस्टेंट है। फिर 3y, y वाला फोर्स है 3y, आप 3y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, अब x के रिस्पेक्ट में 3y कांस्टेंट है, तो ये भी 0 हो जाएगा। LHS बराबर RHS, इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है, क्योंकि जितना LHS आया उतना ही RHS आया। x का y में डिफरेंशिएशन 0, y का x में 0, कंजर्वेटिव होने के लिए LHS RHS के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये जो फोर्स दिया हुआ है और इसी फोर्स के रिस्पेक्ट में निकालना है बर्गडन बाय फोर्स, जो फोर्स दिया हुआ है ये कंजर्वेटिव है, क्या होगा आंसर 0, क्योंकि क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप में बर्गडन क्या होगा 0, क्लोज लूप में बर्गडन क्या होगा 0। और अगर ये कंजर्वेटिव नहीं होता तो निकालना पड़ता, यहां से यहां बर्गडन अलग, प्लस फिर यहां से यहां बर्गडन अलग, प्लस यहां से यहां बर्गडन अलग, प्लस यहां से यहां बर्गडन अलग, चारों को जोड़ देते, 4 बार बर्गडन निकालना पड़ता और फिर जोड़ना पड़ता, ये अलग निकालते, ये अलग निकालते, ये अलग निकालते, ये अलग निकालते, जोड़ना पड़ता। लेकिन कंजर्वेटिव होने के कारण आसान हो गया। तो जब भी डायग्राम भी दे दे और इक्वेशन भी दे दे, तो सबसे पहले क्या कीजिए, फोर्स के इक्वेशन को चेक कर लीजिए कि वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है, अब बॉडी जहां से चलना शुरू किया वहीं पहुंचा, तो आंसर हमेशा 0 होगा, क्योंकि बर्गडन बाय फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो क्लोज पाथ में बर्गडन 0 होगा। क्लियर, बात समझ रहे हो ना। और यहीं पे नॉन कंजर्वेटिव रहता तो आंसर कुछ और आता। तो ये नॉन कंजर्वेटिव इक्वेशन में, फोर्स इक्वेशन में हो और नॉन कंजर्वेटिव हो, ये कैसे होगा। अभी तक तो कंजर्वेटिव देखे हैं, चलिए देखते हैं, नोट कीजिए। तो फाइनल कंक्लूजन तो यही निकल रहा है ना कि अगर क्लोज पाथ है, फोर्स कंजर्वेटिव है तो बर्गडन हमेशा 0 होगा, क्लोज पाथ है और फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो बर्गडन 0 नहीं होगा। एग्जांपल में फ्रिक्शन। क्लियर, चलिए आगे। मान लो फोर्स ऐसा दे दिया, फोर्स ऐसा दे दिया है ना, 2x i कैप प्लस 3y j कैप। बताइए ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, चेक करना है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, चेक करना है। कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, बोलने के लिए डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। x वाले फोर्स को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और y वाला फोर्स को, y वाले फोर्स को किसके रिस्पेक्ट में करो, y वाले फोर्स को x के रिस्पेक्ट में करो। ठीक है, या ऐसा करो ना, ऐसा करो, यहां पे y कर लो, 2y i कैप प्लस 3x j कैप, ऐसा कर लो, सबसे बढ़िया। तो x वाले फोर्स को y के रिस्पेक्ट में, y वाले फोर्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलिए चेक करते हैं। x वाला फोर्स कितना है 2y, ये x वाला फोर्स है और ये y वाला फोर्स है। तो x वाला फोर्स है 2y, 2y को y में डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा। x वाला फोर्स है 2y, तो यहाँ 2y रखोगे, 2y को y में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। और y वाला फोर्स है 3x, y वाला फोर्स है 3x, यहाँ पे 3x रखोगे, 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3, क्या 2 3 के बराबर है, नहीं। तो ये इक्वेशन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल है, नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, आया समझ में अच्छे से। तो कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायग्राम दे देगा, इक्वेशन दे देगा, आप आसानी से चेक कर लोगे। डायग्राम देगा, इक्वेशन को चेक कर लेना, अगर इक्वेशन में LHS RHS के बराबर आया तो बर्गडन सेम होगा, किसी भी पाथ से जाओ। क्लियर। और नॉन कंजर्वेटिव कैसे है, देखो x का y में किए, y का x में किए, आंसर सेम नहीं है इसलिए नॉन कंजर्वेटिव है। LHS RHS से सेम नहीं है इसलिए नॉन कंजर्वेटिव है, सेम रहता तो कंजर्वेटिव होता। क्लियर। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप अब बना सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। क्लियर। तो कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर कमेंट में बताइएगा। क्लियर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। बाय बाय।